हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी नॉवल पर। अभी तक हम लोगों ने बात की थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स यूपी टेट को लेके। अब हमारी जो तैयारी है शुरू हो चुकी है। पहले हम लोग साइंस के मास्टर वीडियो देख चुके हैं, ईवीएस के भी दे चुके हैं मास्टर वीडियो, यूपी टेट के प्रीवियस पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो कंटेंट आगे आने वाला है वो हम किस तरह से पढ़ें और क्या इससे रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। तो इसलिए आपको साइंस की मास्टर वीडियो, ईवीएस की मास्टर वीडियो और मैथ्स के प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल के, अपर प्राइमरी दोनों चारों की बल्कि आपको मास्टर वीडियो बना के दे दी गई है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस पेपर पढ़ के उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह यूपी एडिट का पेपर बहुत ही टफ आया है, जो कि नहीं सोचा गया था, उससे भी ज़्यादा टफ आया है, तो इस बार यूपी टेट के भी जो एग्ज़ाम है वो उसके जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ आएंगे, ये आप लोग मान के चलिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। लेकिन इसके लिए प्रीवियस टॉपिक जब आपको यहाँ पे आप सीडीपी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम लोग ने प्राइमरी लेवल में 2019 का सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग 2018 करने वाले हैं। और इसमें आपको पढ़ाते पढ़ाते प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते करते आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो वो टॉपिक्स आप लोग अलग से डिटेल में पढ़िए। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको उन टॉपिक्स पे वीडियो दिए जाएँ तो हम लोग वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा। ओके, तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर ये हमारा है 2018 का प्राइमरी लेवल। करते हैं हम अपना टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है एल्गोरिथम, फिर है मेंटल सेट्स, ह्यूरिस्टिक एंड फंक्शनल फिक्सनेस। हिंदी में पढ़ लेते हैं, पश्प अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। एल्गोरिथम के, मानसिक वृत्ति के, स्वतः शोध के या प्रक्रियात्मक स्थिरता के। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो इस तरह के एक्सप्लोरेशन है या मीन एंड एनालिसिस है, ये एल्गोरिथम से भी रिलेटेड नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम का एक अपना पूरा होता है जिसमें हम अपने एक पूरा अलग से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम यहाँ से नहीं आएगा। ह्यूरिस्टिक जो होता है हमारा एक तरह का साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सेकंड सही है, यानी कि मेंटल सेट यानी कि मानसिक वृत्ति। ठीक है, तो आप इस तरह के थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं जो अलग से आ जाते हैं, तो इनके लिए अलग एक वीडियो बना दिया जाएगा। अब ये आ रहा है डेफिनेशन से रिलेटेड होता है कि डेफिनेशन दी गई और पूछा जाता है ये किसकी है। ठीक है, तो कर्व ऑफ लर्निंग की बात की गई, कि लर्निंग कर्व पे भी बात की गई है। हम लोग इससे पहले जो प्रीवियस पेपर थे उस पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कर्व होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं और कॉनकेव होते हैं। ठीक है, और दोनों तरह के होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते हैं। तो अब उसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन है और पूछा गया है कि ये किसकी है। कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव graphic representation of the amount, rate and limit of improvement brought about by practice. Who said it? इंग्लिश हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। सीखने के वक्र, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा। तो ये आपके कहा एबिंगहॉस ने। ठीक है, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है, एबिंगहॉस। इन्होंने इसके अलावा दो चीज़ें और दी थी, इन्होंने लर्निंग कर्व दिए और फॉरगेटिंग कर्व। जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि इन्होंने क्या दिए थे, लर्निंग कर्व दिए थे, जो कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स और दोनों तरह के थे। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने लर्निंग कर्व के अलावा फॉरगेटिंग कर्व भी दिया था। एक होता है लर्निंग कर्व, दूसरा फॉरगेटिंग वो होता है जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी इन्होंने कर्व सबसे पहले इन्होंने दिया था। ठीक है, अपने क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए थॉर्नडाइक पे पिछले भी साल यानी कि 2019 का जब हमने पेपर किया उस पर भी क्वेश्चन आया, और देखिए सेकंड इसमें भी क्वेश्चन रखा मिलेगा। इसलिए थॉर्नडाइक टॉपिक जो है, यानी कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था आप लोग याद कर लें, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी इन्होंने। ट्रायल एंड एरर, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैट पे किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कैट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात आ जाती है कि इन्होंने कौन से लॉज दिए, तो इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज दिए। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा थॉर्नडाइक को और डिटेल में रिवाइज कर लेते हैं कि जो थॉर्नडाइक की थ्योरी होती है वो कहलाती है आपकी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, SR शॉर्ट में कहें तो SR थ्योरी। ठीक है,
और ये कैट पर थी जैसे कि हमें पता है, और ये कनेक्शनिज्म से इसका रिलेशन होता है। ये सब टर्म दिमाग में रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लर्निंग जो होता है वो रिलेटेड होता है, एसोसिएट होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से। ठीक है, तो जहाँ पे भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात आएगी तो आप थॉर्नडाइक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या था, कैट था। ठीक है, जो स्टिमुलस था वो क्या थी, फिश थी। ठीक है, और जो मोटिवेशन था वो उसकी स्मेल थी, और जो ड्राइव था वो उसकी भूख थी। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म हैं, सब्जेक्ट, स्टिमुलस, मोटिवेशन और ड्राइव, ये सब इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, इन पे भी कभी से क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक हटा के, जिसमें ड्राइव, मोटिवेशन, स्टिमुलस या सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब बात कर रहे हैं इनके लॉज की, जो कि 2 तरह के लॉ हैं, जिसमें कि प्राइमरी जो लॉज होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लॉज हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब बात करेंगे प्राइमरी लॉ की, जो कि 3 थे। एक इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में यूज़ एंड डिसयूज़ की बात की जाती है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि क्या नहीं है इनके प्राइमरी लॉ में। तो देखिए, प्राइमरी लॉ में एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है और लॉ ऑफ रेडिनेस भी है। लेकिन लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो दिया गया, ये इनका सेकेंडरी लॉ के अंदर आता है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन राइट होता है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है। तो प्राइमरी लॉज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा फिर आप लोग सेकेंडरी लॉ को भी देख लीजिएगा। एक बार हम बता देते हैं, सेकेंडरी लॉ 8 होते हैं, 8 होते हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रीसेंसी, इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, सेट और एटीट्यूड, law of analogy and association, law of associative shifting and law of partial activity। ठीक है, ये सब इनके सेकेंडरी 8 लॉ हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 3 लॉज को ही पढ़ लेंगे तो आप ये एक यहाँ पर हटा सकते हैं और आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थॉर्नडाइक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कैट पर किया था, बाकी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो ये बल देता है, ये सब क्या थी, ये जो थ्योरीज थी ये बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थी आपकी, चाहे ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की हो, चाहे पावलक की कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी हो, ये सब किस पे बेस्ड थी, बिहेवियर पे। ठीक है, तो हिंदी में भी हमने पढ़ा कि ये किस पे बेस्ड है, व्यवहार पर बेस्ड है। ठीक है, जहाँ पर हिंदी भूल जाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5, द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, थ्योरीज से कितने क्वेश्चन आ गए, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, फिर आपकी पावलक की कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी से सेकेंड क्वेश्चन, और थर्ड फिर देखिए एक आ गया आपका द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें, जो कि BF स्किनर ने दी थी, जो कि आपकी थॉर्नडाइक के ऑपोजिट थी, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस पे बेस्ड थी। पहले उसमें रिस्पॉन्स आता था, फिर उसमें स्टिमुलस होता था। ठीक है, तो ये किसकी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये हमारे स्किनर की है, उन्होंने दी थी, और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो रैट पे किया था। इससे पहले के जो आपका पेपर था उसमें ये थ्योरीज अच्छे से बताई गई थी। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब रैट पे की गई, BF स्किनर ने की, RS टाइप थ्योरी है। और अब ये पूछा गया है कि इनमें से और उसे क्या नाम दिया जाता है। तो क्या उनको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं, और कॉन्टीजियस कंडीशनिंग भी नहीं कहा जाता, ना ट्रेस कंडीशनिंग। उन्हें एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, जिसमें बोला है लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग से क्या हो जाता है, धीरे धीरे चेंज आता है बिहेवियर में। फिर नेक्स्ट है कि लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व, फिर लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अधिगम जैसे जैसे लर्निंग होती है वैसे हमारे अंदर चेंज आता है, जो कि परमानेंट यानी कि स्थायी होता है। फिर सेकंड ऑप्शन है कि अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि करता है, बिल्कुल उसमें ग्रोथ आती है, बहुत अच्छी, उसमें एक बहुत सही चेंज आता है। ठीक है, फिर अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, इसे भी रहने देते हैं।
अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यानी कि गोल ओरिएंटेड या डायरेक्टेड प्रोसेस है। तो बिल्कुल अधिगम लर्निंग से क्या होता है, हमारा एक गोल होता है कि हमें ये करना है और उस गोल पे हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल लर्निंग की ये सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं लर्निंग की। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि लर्निंग डायरेक्टली ऑब्जर्व की जा सकती है। हम सुबह से शाम हर दिन बहुत कुछ सीखते हैं, हर दिन नई नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हम उसको इतना डायरेक्टली उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हर वक्त उसे हम नहीं देख सकते कि हमारे अंदर कितनी लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो 6 का ये हमारा ऑप्शन जो थर्ड है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग का नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। कोहलर की बात आ गई। कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है। ठीक है, कोहलर हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये भी हमारे बेहरिज्म के ही हैं। इन्होंने जैसे कि थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर है या BF स्किनर की बात हम करते हैं। ठीक है, वैसे ही कोहलर एंड इन्होंने चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इनके अकॉर्डिंग जो हमारा परसेप्शन है, द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, इन्होंने वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, लर्निंग एक्चुअल में क्या है, एक तरह की परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, तो आपकी ये ऑप्शन जो फोर्थ है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो बात की गई है एनाटोनमस रैंडम एक्टिविटी, ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था पूरा सुल्तान पे इन्होंने किया था चिंपैंजी पर, उसका ही पूरा रिजल्ट है और हम इधर उधर से अपने हिसाब से इसका आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने जो उनके अकॉर्डिंग लर्निंग है वो क्या है, लर्निंग इज द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन। सीखना परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, इन्होंने ये बताया। तो चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। अगर हमें कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखना है, एक नई भाषा को सीखना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सेंटेंस बनाने होंगे वाक्यों के निर्माण से, या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स शब्दों का निर्माण करना होगा, या एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य स्थापित करना होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम डायरेक्ट जब भी कोई लैंग्वेज सीखेंगे तो सीधा सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, फॉर्मेशन वर्ड्स के फॉर्मेशन करने लगेंगे, हम पहले एसोसिएट करेंगे लेटर्स को। ठीक है, लेटर्स को और वर्ड्स को एसोसिएट करेंगे, ए फॉर एप्पल। ठीक है, इस तरह से इसको एसोसिएट करके लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। तो जो 4 ऑप्शन इनमें दिए हैं इनमें बेस्ट हमारा थर्ड है। ठीक है, फिर हमारा 9th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इज आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जा सकता है, यानी कि समावेशी कक्षा। ठीक है, जिसमें सबका समावेश हो, जैसा कि नाम है कि सबका समावेश होना। तो फर्स्ट ऑप्शन है जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स उसमें होते हैं, या सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, या सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं, या मल्टी लैंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। देखिए, जब इन्होंने यहाँ पे गिफ्टेड की बात की, यानी कि स्पेशल आ गया केस, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में सबका समावेश होता है। ठीक है, तो सिर्फ एक का नहीं होगा। सिर्फ स्पेसिफिक यानी कि सिर्फ विशिष्ट छात्रों की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। फिर सिर्फ सामान्य छात्रों की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि सामान्य और विशिष्ट यानी कि जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स दोनों का समावेश होगा इंक्लूसिव क्लास में। ठीक है, तो हमें इसको अपनी समझ से जवाब देना है। फिर क्वेश्चन 10, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस द मैथमेटिक्स रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे पहले हमने इस पेपर में डिस्लेक्सिया के बारे में क्वेश्चन था वो किया था। फिर हमने डिसग्राफिया भी पढ़ा था और डिसकैलकुलिया भी पढ़ा था। डिसलेक्सिया रिलेटेड होता है हमारी रीडिंग। ठीक है, रीडिंग से रिलेटेड होता है और रीडिंग के साथ साथ स्पेलिंग्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो रीडिंग और स्पेलिंग। अब यहाँ पे कैलकुलिया की बात करें तो ये कैलकुलेशन से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन का मतलब मैथ से रिलेटेड हो जाता है। तो हमारा 10 का ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डिसकैलकुलिया के अलावा अगर हम बात करें तो डिसग्राफिया हमने पढ़ा था। जो डिसग्राफिया होता है वो रिलेटेड होता है आपके राइटिंग से। ठीक है, डिसेबिलिटी किसमें होती है, लिखने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना होता है। ठीक है, याद रखिएगा डिसलेक्सिया क्या था। डिसलेक्सिया आपका रिलेटेड टू रीडिंग, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को और स्पेलिंग्स गलत कर देता है। फिर अगर बात करें तो हमने पढ़ा डिसकैलकुलिया, जैसे कैलकुलिया से कैलकुलेशन समझ में आता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि हिंदी में बात करें तो गणना दोष। ठीक है, गणना दोष या मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी हम इसको कह सकते हैं। फिर बात आता है डिसग्राफिया, जो कि अभी हमने पढ़ा, वो किससे रिलेटेड है, लिखने से, लेखन से, राइटिंग से। एक और इसके अलावा आपका होता है डिस्फेजिया, जिसे कहते हैं डिस्फेजिया।
ठीक है। तो डिस्फेजिया जो आपका होता है वो कम्युनिकेशन यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ये सब क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यानी कि यहाँ गणना दोष आ गया। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, गणित संबंधी का मतलब गणना दोष। फिर है क्वेश्चन 11 जिसमें बात की गई है सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, यानी कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट, जब समावेश की बात की जा रही है तो सब लोग मिलके काम करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है तो निकल जाएगा कि अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, तो इसे हम फ़ौरन यहाँ से हटा देंगे कि ये ऐसा नहीं है। फिर है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, अलग अलग कर देना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर है लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि क्षमता निर्माण का अभाव, तो जहाँ पे भी लैक की बात आ रही है वो सब हम हटा देंगे। फिर फोर्थ ऑप्शन में दे रहे हैं सेंसिटाइजेशन, यानी कि संवेदनशील होना, तो बिल्कुल जितने ज़्यादा हम सेंसिटिव होंगे, जितने ज़्यादा हम संवेदनशील होंगे, बच्चों की प्रॉब्लम को समझेंगे, उतना अच्छा समावेश होगा वहाँ पे। टीचर समझेगा, सेंसिटिव होगा हर उस पर इमोशनली, ठीक है, हर तरह से, तो वो बच्चे को उतना ज़्यादा समझ पाएगा और उतना ज़्यादा अच्छा समावेश वहाँ पर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशंस, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इमोशन का एलिमेंट नहीं है। इमोशन का मतलब संवेग, ठीक है, तो फिजिकल, ठीक है, फिजिकल तो बिल्कुल ये इमोशन का एक एलिमेंट होता है फिजिकल, क्योंकि जब हमें आंसू आते हैं तो फिजिकली वो हमारे आते हैं, ठीक है, तो वो भी एक क्या है, इमोशन का एलिमेंट है। कॉग्निटिव यानी कि दिमाग से अगर संज्ञात्मक की बात करें तो बिल्कुल ये भी एक हमारा एलिमेंट है। और इन्होंने पूछा है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है, नहीं पे जोर दिया है। फिर बात आती है बिहेवियरल यानी कि व्यवहारात्मक, तो ये भी एक इमोशन का ही पार्ट है कि अगर हम प्रॉपरली सही इमोशन हमारा नहीं होता तो हम वैसे बिहेव नहीं कर पाते, ठीक है, जैसे हमें करना चाहिए। ये थर्ड हो गया, यानी कि ये भी एलिमेंट्स होते हैं आपके इमोशंस के। लेकिन जो सेंसरी है यानी कि सेंसस की बात की गई है तो वो एक एलिमेंट नहीं है आपका इमोशन का, ठीक है, यानी कि सेंसरी जो है वो एक एलिमेंट नहीं है इमोशन का। यानी कि 3 एलिमेंट हमें पता चल गए, कौन कौन से, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, ठीक है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ेंगे। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है, ठीक है। ब्लूम आ गए, ब्लूम यहाँ पर ब्लूम की टेक्सोनॉमी की बात की गई है और उन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड किया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले जो हमारी क्लास प्रीवियस पेपर था। तो अब बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी की, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सी, ए और पी। सी फॉर कॉग्निटिव, ठीक है, ये हेड से रिलेटेड होता है, दिमाग से रिलेटेड होता है। फिर बात करेंगे अफेक्टिव, यानी कि ये हैंड से रिलेटेड होता है, फिजिकल एक्टिविटी से होता है, जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनसे। और फिर है थर्ड है साइकोमोटर, जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इन्होंने 3 उस पर बात की थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इसमें से इन्होंने अभी जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो कॉग्निटिव डोमेन, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कॉग्निटिव डोमेन से ही यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने एक हायरार्की दी थी, जो इन्होंने इस फॉर्म में दी थी, नीचे से ऊपर की तरफ ये जाती है ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने पहले दिया था नॉलेज को, इन्होंने बताया था ये नॉलेज सबसे नीचे यहाँ पे रहती है। फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन के बाद होता है एप्लीकेशन, ठीक है, याद रखिएगा, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद आपकी आ जाएगी एनालिसिस, ए, ठीक है। एनालिसिस के बाद आ जाएगी सिंथेसिस और फिर आ जाएगा इवेल्युएशन। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं हो पर, सिंथेसिस एंड देन इवेल्युएशन। फाइनली क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। पहले चीज़ की नॉलेज लेंगे, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करके देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कुछ हो रहा है कि नहीं। अप्लाई करने के बाद फिर चेक करेंगे कि इसका जो एनालिसिस है यानी कि इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हर तरफ से चेक करेंगे। उसके बाद उसे कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करके फिर उसे इवेल्युएट करेंगे। अब हमें देखना था कि करेक्ट सीक्वेंस इसमें से कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया इवेल्युएशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, तो ये तो नहीं है। नॉलेज, एप्लीकेशन भी नहीं है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल सही, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, ठीक है। सीधा हमको ये मिल गया कॉग्निटिव डोमेन से, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को उन्होंने 3 लेवल दिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर उन्होंने
बच्चे उसमें उसको डिवाइड किया, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, जो कि हमें सीधा फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, यानी कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। सबसे लास्ट में इवेल्युएशन आएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचिंग? गुड टीचिंग की क्या क्वालिटी नहीं है? डेमोक्रेटिक तो क्वालिटी होता है, सिंपैथेटिक बिल्कुल होती है कि हमें सहानुभूति होती है बच्चों से, और उसके बाद ऑटोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं आएगा, कि पहले ऑटोक्रेटिक हुआ करता था कि टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, उसे बोलना है ही नहीं, सिर्फ सुनना है, पैसिव लिसनर की तरह। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों लोगों का पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फोर्थ है डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नॉट अ क्वालिटी की बात आएगी तो ऑटोक्रेटिक यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा। हिंदी में बात करें, जनतांत्रिक, सहानुभूति, ये सब सही है। स्वेच्छाचारी कि मतलब जो उसकी इच्छा हो बस हमें उस पर ही चलना है, बाकी नहीं देखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। फिर बात करेंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय, ये थ्योरी किसने दी थी? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन आपका होता है विक्टर ब्रूम ने इसको दिया था। याद रखिएगा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जब बात आए तो वो किसने दी है? विक्टर ब्रूम। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजल मॉडल इज रिलेटेड विद? ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन से या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो हमें सेकेंडरी में ऑप्शन मिल जाता है कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजर मॉडल है ये किस पे बेस्ड है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या सूचना प्रक्रियाकरण पर बेस्ड है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण से। क्वेश्चन 17 विच इज़ यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जिससे क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अब इन्होंने पूछा था हिंदी में, देखिए कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? लीनियर प्रोग्राम, ब्रांचिंग प्रोग्राम, या स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, या प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। और फिर इसमें कि कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, तैयारी और अर्जन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ये थर्ड। ठीक है, तो जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये थर्ड ऑप्शन आपका इसके साथ आ जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन 18 की विच वन इज़ नॉट द, नॉट आ गया, याद रखिएगा हर चीज़ में नॉट डालते हैं ये लोग। विच वन इज़ नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है? तो ऑप्शन तो बहुत सीधा है, हम लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले जान लें कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग यानी कि सूत्र जो होते हैं शिक्षण के वो क्या होते हैं। तो देखिए मैक्सिम ऑफ टीचिंग है जो कुछ दी गई हैं, जो कि नोन टू अननोन, यानी कि हम जो जानते हैं और जो हम नहीं जानते। ठीक है, नोन टू अननोन की बात की गई है। फिर सेकंड आपका है जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। ठीक है, सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद थर्ड बात करें तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की बात की गई है। ठीक है, कॉन्क्रीट क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम टच ना कर सकें, जो हम सिर्फ सोचें। ठीक है, तो ये थर्ड इन्होंने नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फिर ऐसे आ जाता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, फिर इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें फर्स्ट दी गई है फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। तो ये तो आपकी मैक्सिम ऑफ टीचिंग में आ जाएगी कि कोई चीज़ है जो कि हमें नहीं पता है और फिर हमें उससे पता चल जाती है, इनडेफिनिट से डेफिनेट है। फिर सीन टू अनसीन, जो हमने देखा हो और जो कि हमने फाइनली ना देखा हो, तो ये भी आपका मैक्सिम ऑफ टीचिंग में आ जाती है। ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो आता ही है सीधा, और फिर आ जाता है डिडक्शन टू इंडक्शन। तो देखिए यही आपका ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, यानी कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है, क्योंकि इंडक्शन टू डिडक्शन है लेकिन डिडक्शन टू इंडक्शन मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर, बिल्कुल सही ये है एक शिक्षण सूत्र। दृश्य से अदृश्य की ओर, बिल्कुल है। सरल से कठिन की ओर, लेकिन निगमन से आगमन ना होकर आगमन से निगमन है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा रॉन्ग ये हो जाएगा, जो कि एक शिक्षण सूत्र यानी कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है। ठीक है, एक और मैक्सिम ऑफ टीचिंग होती है जिसमें होता है होल टू पार्ट। ठीक है, जैसे कि फ्लावर है, उसको हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे फ्लावर को देखते हैं और उसके बाद उसके एक एक चीज़ को देखते हैं कि ये कोरोला है, ये कैलेक्स है,
ये एंडोशियम है, ये गाइनोशियम है, ठीक है, तो वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल। ठीक है, माइक्रो जो टीचिंग साइकिल होती है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो माइक्रो टीचिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग। ठीक है, लेकिन हम इसके अलावा और भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो माइक्रो टीचिंग साइकिल से और क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो इसका क्या है, योजना बनना इसका प्रथम पद यानी कि स्टेप होता है। माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन एलन ने दी थी। माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एलन ने दी थी, और इसको एक तरह के एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कि ये किस तरह की माइक्रो टीचिंग, किस तरह की टीचिंग होती है, तो वो स्केल डाउन टीचिंग होती है। इसमें टाइम, क्लास और हर चीज़ जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको कम कर लिया जाता है, जो भी सिलेबस होता है उसको कम कर लिया जाता है। जब जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट के फॉर्म में प्यूपिल टीचर होते हैं, तो उनको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जो भी क्लास का टाइम होता है वो कम कर दिया जाता है, स्टूडेंट्स भी कम कर दिए जाते हैं, जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक पढ़ा रहा है वो भी थोड़ा सा सिंपल कर दिया जाता है। तो ये क्या एक प्रैक्टिस होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्केल डाउन टीचिंग। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग साइकिल में फर्स्ट स्टेप होती है प्लानिंग। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। साइकिल तो जो है यानी कि सूक्ष्म शिक्षा चक्र का में जो पहले स्टेप है वो होता है योजना का बनाना यानी कि प्लानिंग। फिर होती है टीचिंग, यानी कि प्लानिंग के बाद क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे। फिर पढ़ाने जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग, टीचिंग, फिर क्या होता है फीडबैक। फिर आ जाती है आपकी फीडबैक कि इससे पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया है वो कैसा पढ़ाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, री प्लानिंग करेंगे, री टीचिंग करेंगे और री फीडबैक हमें मिलेगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, री प्लानिंग, री टीचिंग, री फीडबैक। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप हमें मिल गया प्लानिंग। इंट्रोडक्शन मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी कि यहाँ पे लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात की जा रही है, स्तरों की बात की जा रही है। तो सबसे पहले पढ़ लेंगे कि 3 स्तर के बारे में बताया गया हमें। एक तो हमारी स्मृति यानी कि मेमोरी से रिलेटेड होता है, फिर दूसरा हमने क्या समझा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आती है, और फिर थर्ड आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल की बात की जाती है। ये जो मेमोरी लेवल है ये आपके हर्बर्ट साइंटिस्ट ने दिया था, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया था, और जो रिफ्लेक्टिव है वो हंट ने दिया था। जो मेमोरी लेवल होता है वो थॉट लेस प्रोसेस होती है, मतलब 2 1 ज़ा 2 ये हम बिना सोचे बोल देते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 बिना सोचे समझे बोलते हैं। तो ये इस तरह की क्या हो जाती है, थॉटलेस प्रोसेस होती है। जो अंडरस्टैंडिंग होती है ये थॉटफुल प्रोसेस होती है, इसमें हम चीज़ को समझ पाते हैं कि ये 2 2 ज़ा 4 क्यों है, हमने इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 2 ज़ा 4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझने लगते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम बहुत ही अच्छे से उसको समझ लें, मोस्ट थॉटफुल ये पार्ट होता है रिफ्लेक्टिव। इसमें हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, समझने के बाद उसे कहीं अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रिफ्लेक्टिव। सबसे पहले मेमोरी आती है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव। अब इन्होंने बात की है कि जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसमें क्या इंक्लूडेड है। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग की ही बात कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ इन्होंने इसी की क्वेश्चन पूछा है। उसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेशन आता है, प्रेजेंटेशन आता है, एसिमिलेशन आता है, ऑर्गेनाइजेशन और रेसाइटेशन। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। फिर बात करें कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी कंपैरिजन, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर एब्स्ट्रैक्शन, तो बिल्कुल भी एब्स्ट्रैक्शन की बात इन्होंने अपने लेवल्स में नहीं की, लेकिन उन्होंने एक्सप्लोरेशन की बात की है। अभी हम लोग ने सबसे पहले ही पढ़ा था एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। तो एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण की बात अब बोध स्तर पे की गई है। तो हमें ये याद रखना होगा कि ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये 3 होते हैं। सबसे नीचे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव। किसने दिया, फिर से मेमोरी को हर्बर्ट ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने दिया। ठीक है, जो मेमोरी लेवल है वो क्या है, थॉटलेस प्रोसेस होती है, ये थॉटफुल होती है, और ये बहुत ज़्यादा थॉटफुल होती है, यानी कि मोस्ट थॉटफुल, बहुत सोचते हैं हम इसमें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिटेल करते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एक्सप्लोरेशन, फिर पढ़ा प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन इसका में नहीं आता, तो हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे 4 मिल जाता है। अब बात करेंगे, अगर और हम इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी से जोड़ लेते हैं यहाँ पर,
तो जो मेमोरी लेवल है ये आपके जो बेस करता है नॉलेज स्टेप से, ठीक है। ब्लूम के जो स्टेप्स हैं उसमें जो नॉलेज है ये इसको फुलफ़िल करता है, ठीक है, नॉलेज। और जो आपका अंडरस्टैंडिंग है ये ब्लूम के अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन दोनों को फुलफ़िल करता है। ये भी कभी पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन 21 की। इसमें क्या पूछा गया है? इसे पूछा गया फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय। हिंदी में पढ़ते हैं शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बिल्कुल। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, बिल्कुल। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये तीनों पॉइंट सही हैं। ये कह रहे हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन हो और एजुकेशन क्या हो, आपकी रिफॉर्म्स जो हैं वो उसके इफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर्स, बिल्कुल सही। अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज पर्सन, बिल्कुल अवेलेबल हो तभी पॉसिबल होगा। रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द यूज़ ऑफ द टीचर, बिल्कुल। जब तक टीचर को रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे, उसका रिलेटेड मटेरियल नहीं मिलेगा, तब तक टीचर बेकार है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट होते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 22 की। अ स्टूडेंट इज रीडिंग, समवन कॉल्ड हिम बाय नेम, बाय विच सेंसेशन ही स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। एक बच्चा है जो कि पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर कोई इसे बुलाता है, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? स्पर्श संवेदना, तो बिल्कुल भी नहीं है स्पर्श, यहाँ पे स्पर्श का यूज नहीं। ध्वनि संवेदना, बिल्कुल। जब कोई नाम ले रहा है आपका तो आपको ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन राइट होता है। दृष्टि की भी बात नहीं, प्रत्यक्षण संवेदना की भी बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो ऑडिटरी पे आ जाएगा कि ऑडिटरी सेंसेशन से बच्चे का नाम लेकर बुलाया जा रहा है, तो ऑडिटरी सेंसेशन यहाँ पर आ जाएगा। बाकी टेक्चुअल या विजुअल या परसेप्चुअल सेंसेशन यहाँ पर नहीं आएंगे। बात करते हैं व्हाट इज द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल। प्याजे थ्योरी आ गई। प्याजे थ्योरी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्याजे थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बार बार बात कर रहे हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार। उसके बाद आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपकी जो थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, कोहलर हैं, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं लगातार। और फिर आपके जो प्याजे की थ्योरी है, कोहलबर्ग की थ्योरी है, ठीक है, इनसे आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें प्याजे थ्योरी से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो बात करते हैं प्याजे की थ्योरी की। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी, उसी पे क्वेश्चन और उसी पे आपका सीधा सीधा आता है। इन्होंने जो पहली दी थी वो कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सी इसमें से फर्स्ट स्टेज है, तो आप लोग बताएंगे सेंसरी मोटर स्टेज इसमें से फर्स्ट है। फिर जो सेकेंड आती है वो आ जाती है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज इनकी हो जाती है। फिर बात करेंगे थर्ड की, तो वो आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। पहले आई प्री ऑपरेशनल, फिर आई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फिर फोर्थ की बात करें तो वो आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। ये इन्होंने दी थी, पहली है हमारी सेंसरी मोटर, फिर है सेकेंड प्री ऑपरेशनल, फिर थर्ड स्टेज आपकी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कभी ऐसे भी पूछा गया कि इसमें से थर्ड स्टेज कौन सी है, तो आप बता देंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थर्ड है। फिर इनके साथ साथ एज भी पूछ ली जाती है, जैसा कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी जो एज होती है वो होती है 0 से 2 ईयर्स, 0 से 2 ईयर्स में इसकी एज आती है। फिर इनकी बात करें सेकेंड की, तो ये आ जाती है 2 से 7, ठीक है। फिर 7 to 11, 7 से 11 साल का बच्चा। फिर ये आ जाती है आपके 11 से 15 साल का बच्चा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। व्हाट इज द एज ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ प्याजे। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ रहा है 2 to 7 ईयर्स। अब ऑप्शन देखते हैं, बर्थ टू 2 ईयर्स, ये नहीं हो सकता। 2 to 7 ईयर्स हमें यहाँ पे अपना मिल गया आंसर, 2 to 7 ईयर्स। बाकी हम यहाँ से हटा देंगे। 2 से 7 साल का बच्चा किस में आ जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाता है, ठीक है।
इसके अलावा भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉजिकल इसमें से एज कौन सी है या गैंग एज कौन सी है। अगर ये दोनों बातें आती हैं कि लॉजिक कब क्रिएट हो रही है या बहुत लॉजिक से रिलेटेड कोई पॉइंट कह के वो बात करें, तो वो आपकी थर्ड होती है और वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, लॉजिक से रिलेटेड या गैंग एज की बात अगर आती है तो वो हो जाएगी थर्ड। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो निम्न में से कौन सी बात बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, बिल्कुल इस टाइम तक साइंस फिक्शन की नॉलेज हो जाती है। इंक्रीज लॉजिकल पावर, बिल्कुल तार्किक क्षमता बढ़ जाती है। फिर है ऑपरेशनल प्लानिंग करियर, यानी कि भविष्य की योजना की सूझबूझ, इसे देखते हैं अभी। एंड ऑफ इमेजिनरी फेयर्स, तो बिल्कुल इमेजिनरी फेयर्स का जो है एंड हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि एक्चुअल में क्या है, लेकिन ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर नहीं कर पाते हैं बच्चे। समझ आ जाती है, लॉजिक बढ़ती है, साइंस भी अच्छी इंप्रूव कर लेते हैं ये लोग, लेकिन भविष्य की योजना नहीं बना पाते, इतना नहीं अच्छा समझ पाते कि हम आगे हमें क्या करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बता दिया, तो ये नहीं में आ जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट। कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो रिलेटेड हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट से। ठीक है, तो वो हमारे हैं चॉम्स्की, इनको हमें याद रखना होगा। लैंग्वेज से कौन रिलेटेड है, चॉम्स्की। थॉर्नडाइक की बात आ गई। थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड, इनकी जो थ्योरी है वो क्या नाम था, अब हम कई बार पढ़ चुके हैं। इनकी थ्योरी का नाम था ट्रायल एंड एरर। ठीक है, जो कि किस पे की गई थी, कैट पे की गई थी। इनको एसआर थ्योरी भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंटल करके भी इनको नाम दे दिया जाता है, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एसोसिएशन भी कहा जाता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। तो ये सारी बातें इनके लिए आ जाती हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक में सिद्ध किया, अधिगम के प्रयास एवं भूल। इसके अलावा अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जो थॉर्नडाइक होते हैं उन्होंने क्या दिए थे, थॉर्नडाइक ने अपने लॉ दिए थे, जो कि दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो बहुत डिटेल नहीं, लेकिन आप लोगों को याद हो जाए इसलिए बार बार इसकी बात की जा रही है। बात करते हैं फिर, देखिए गैंग एज पे क्वेश्चन आ गया। गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज। ठीक है, यानी कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे, देखिए लिखा है, तो इन्होंने क्या बताया था, गैंग एज। ठीक है, तो आपकी गैंग एज होती है थर्ड, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि 7 से 11। तो देखिए हमारे ऑप्शन में कहीं पे 7 से 11 नहीं है, लेकिन 8 से 10 मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। पियाजे थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए फिर क्वेश्चन चला आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन एक ही उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज, फिर आ गया, देखिए स्टेज करके इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। एक बार गैंग एज करके पूछ लिया, अब पूछ रहे हैं थर्ड। तो थर्ड आपकी कौन सी आती है, वही यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपकी आ जाती है। ठीक है, बहुत ईजी यहाँ पे हमें मिल गया। सेकेंड यानी कि मूर्त संक्रिय अवस्था। Which is not included in psychological factors that contribute in learning from the following। इसमें से कौन सा ऐसा है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हिंदी में कहें तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। मोटिवेशन, इंटरेस्ट, लर्निंग डिज़ायर। देखिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन थ्योरीज भी हैं, तो ये आएगा। इंटरेस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट नहीं होता तो हम मोटिवेट नहीं होते। लर्निंग डिज़ायर यानी कि अधिगम की इच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है नेचर ऑफ कंटेंट, यानी कि नेचर कैसा है हमें इससे मतलब नहीं होता कि वो जो विषय वस्तु का जो स्वरूप है उससे हमें इस पर साइकोलॉजिकल ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अदर फैक्टर में ये आ सकता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक कारकों में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 30 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू, इसमें से कौन सा सामाजिक मूल्य है। प्राइमरी गोल, इंस्टिंक्ट, एल्ट्रुइज्म या एग्रेशन नीड, यानी कि प्राथमिक लक्ष्य तो सोशल वैल्यू में नहीं आता। भाई हमारा अपना कोई एक लक्ष्य है तो वो सोशल वैल्यू में नहीं आएगा। यानी कि इंस्टिंक्ट की बात की, मूल प्रवृत्ति, तो ये भी नहीं आएगा। फिर है एल्ट्रुइज्म या सहायता परक व्यवहार, हमें सबकी सहायता करने का एक जुनून है, हमारा बिहेवियर है जिसमें हम क्या करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। सहायता ऑब्वियसली हम किसकी करेंगे, समाज के लोगों की करेंगे, तो ये एक सोशल वैल्यू में आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट होता है, सहायता परक व्यवहार। एग्रेशन नीड यानी कि
आक्रामकता की आवश्यकता, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, आप चाहते हो कि हम किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाएं, या कुछ भी साइंस, ईवीएस, मैथ्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपको फ़ौरन रिप्लाई दिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।